नमस्कार प्यारे छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में हम वे आँखें पाठ की रचयिता या रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी की जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। मतलब जो बचपन का इनका नाम था, पहला नाम जो मूल है वो नाम है इनका गोसाई दत्त। जन्म इनका देखिए सन 1900 ईस्वी कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, प्रमुख रचनाएं ये जो इनकी रचनाएं हैं सब काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, काव्य हैं। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युग्माणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ाचार्य, लोकायतन आदि। सुमित्रानंदन पंत जी को ढेर सारे पुरस्कार दिए गए थे, उनमें से कुछ पुरस्कार यहाँ दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिले हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है प्यारे छात्रों, अब हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। जन्म कब हुआ? जन्म सन 1900 ईस्वी में और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ। चलिए अब देखिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये अपने समय किस युग का ये जो है संचालन कर रहे थे या किस युग के अंतर्गत इन्होंने रचनाएं, हिंदी साहित्य का कौन सा युग था जिसके अंतर्गत इनकी रचनाएं आती हैं। देखिए, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। ठीक है, छायावाद हिंदी साहित्य के पढ़ेंगे इतिहास में तो छायावाद आता है 1918 से 1936 ईस्वी तक के बीच की रचनाओं जो है, इसके अंतर्गत उनकी किनकी रचनाएं आती हैं। जयशंकर प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, आपके सुमित्रानंदन पंत जी की और महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो कहते हैं कि पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं। मतलब ये प्रकृति के प्रति इनका घनिष्ठ लगाव था। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। कहते हैं कि हिंदी कविता के क्षेत्र में सबसे पहले किसी ने प्रकृति को मुख्य विषय बनाया तो किसने? पंत जी ने। ठीक है, उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। कहते हैं उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो अंतरंग संबंध है उसका दस्तावेज है। ठीक है, मतलब प्रकृति और मनुष्य के बीच की जो बातें होती हैं या उनके बीच का जो संबंध है उसका जो है दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं कि किस प्रकार, मतलब मनुष्य प्रकृति से किस प्रकार और प्रकृति मनुष्य से किस प्रकार घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इनकी शिक्षा के बारे में देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कहते हैं कि जब ये युवावस्था में प्रवेश किए तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। ठीक है, मिजाज मतलब एक ढंग से प्रकृति होती है। ठीक है, नेचर। कहते हैं कि प्रकृति के अद्भुत चित्रकार जो पंत का मिजाज था, जो उनका मानसिक, जो उनकी मानसिक सोच थी वो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में
छायावादी कविताएं लिखीं। कहते हैं पंत जी ने अपने शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखीं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। कहते हैं कि क्षण क्षण में जो प्रकृति का वेश, जो रूप परिवर्तित हो रहा था, इन्हें जादू की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें, कहते हैं कि बाद में जब छायावाद बीता और प्रगतिवादी कविता का दौर आया तो उन्होंने ताज और वे आँखें कविता लिखी, जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर, एक अरविंद दर्शन है, ठीक है, अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। कहते हैं कि इन कविताओं को लिखने के साथ ही साथ ये जो है अरविंद के मानवतावादी दर्शन से प्रभावित हुए और मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। कहते हैं इन्होंने न सिर्फ कविताएं ही लिखी बल्कि इन्होंने नाटक भी लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं, आत्मकथा भी लिखी इन्होंने, उपन्यास और आलोचना भी इन्होंने लिखी है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने, जो है रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। कहते हैं उस पत्रिका में जो प्रगतिवादी साहित्य पर है उस पर विस्तार से चर्चा होती थी। पंत जी भाषा के बहुत सचेत, कहते हैं जो पंत जी थे ये भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, बहुत सतर्क थे। मतलब ये कविताओं में, अपनी रचनाओं में भाषा पर बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है, भाषा के प्रयोग में बहुत सतर्क रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है उसमें स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि इन रचनाओं में प्रकृति की जो जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे जो है पंत ने स्वयं क्या कहा है, चित्र भाषा की संज्ञा इन्होंने दिया है कि हमने जो भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा चित्रात्मक भाषा है, ऐसी भाषा जिसको पढ़ने से आपके सामने चित्र उभर कर आते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली की विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। कहते हैं कि यह वही मतलब छायावाद में ही इसके पहले जो है हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन बाद में छायावादी कवियों ने जो है ब्रज भाषा को धीरे धीरे किनारा किया और इन्होंने खड़ी बोली को महत्व देना शुरू किया। इस प्रकार ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया। तो कहते हैं कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो विवाद था उसमें उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। और कहते हैं कि जो इन्होंने इनकी रचना थी पल्लव, उसकी भूमिका में इन्होंने विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने पंत जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पंत जी के बारे में आपको जो समझाने का प्रयास किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमें विदा दीजिए। नमस्कार।